सीध में आ जाते हैं। तो क्योंकि जुपिटर भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मार्स भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और अर्थ भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो ये दोनों मिल करके अर्थ को ज्यादा तेज घुमा देते हैं, पहले से ज्यादा रफ्तार से घूमने लगती है अर्थ। और इससे होता क्या है कि अर्थ की रोटेशन स्पीड बढ़ने से हवाओं की गति बढ़ जाती है, और हवाओं की गति बढ़ने से यहाँ पर क्या होता है, जो हवाएं चल रही हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ और तेजी से चलने लगती है। इससे क्या होता है कि गरम गरम पानी बहा करके यहाँ पर लेके आती हैं, और ये जगह ऐसी है जहां पर ऑलरेडी बहुत गर्म पानी होता है, क्योंकि ट्रॉपिक सॉरी इक्वेटर विषुवत रेखा यहाँ से होकर के जाती है। ठीक है, और सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पड़ रही हैं, ऊपर से वार्म ओशन करंट भी इधर को आ रही है, तेजी से गरम गरम पानी लेके आएंगी, हवा बहा करके ओशन करंट को लेके आएगी। तो यानी यहाँ पर पानी गर्म रहता ही है, लेकिन और ज्यादा गर्म हो जाता है, यानी एक्सट्रीम लो प्रेशर डेवलप्ड ओवर द इंडोनेशियन वार्म पूल। और इस कारण से ठीक है, यहाँ से यहाँ पर इन क्षेत्रों में बहुत अधिक घनघोर बारिश होती है, काफी अच्छी बारिश, बाढ़ आ जाती है। इसे कहते हैं लानीना, जबरदस्त बारिश होती है। भारत पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर है मेडागास्कर। जब यहाँ पर एक्सट्रीम लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो मेडागास्कर के पास से हवाएं इस लो प्रेशर की तरफ आकर्षित होती है। ये ठीक है, मेडागास्कर की तरफ से हवाएं इधर को आकर्षित होती हैं, और अगर ये घटना मानसून के समय हुई है, तो मानसून कैसे चलता है, मानसून भी ऐसे ही जाना चाह रहा है इंडिया की तरफ, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो ये हवा धक्का मार देगी उसे, और उस साल ओवर रेनफॉल हो जाती है इंडिया में। यानी इस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉजिटिव की निगेटिव? नेगेटिव आयोडी। नेगेटिव। हाँ ठीक है, निगेटिव आईओडी, ऋणात्मक हिंद महासागरीय ध्रुवण कहलाता है। इसमें हवा जो होती है, गरम गरम हवा जो होती है, वो आती है भारत की तरफ आती है, और ये जो पलनी पहाड़ी तमिलनाडु बता रहे हैं, है ना, उधर, और क्या कहते हैं, कोस्टल रीजन में रेनफॉल नहीं होती है, केरला में होती है बारिश, घनघोर बारिश होती, बादल फट जाता है। लेकिन सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ऐसे सही आ रही सर, ब्रेक नहीं हो रही। सर सही आ रही है? हेलो? हाँ सर, अब सही जी आ सर, रही है। क्लियर आ रही है। ठीक है, तो अभी इस बार जो एक अनएक्सपेक्टेड फेनामेना महसूस किया गया, बारिश तो ठीक है, खैर बारिश तो होनी ही चाहिए, और हुई भी, है ना, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर फ्रॉस्ट पाला, कहा, महाबलेश्वर में, नासिक, और यहाँ पलनी पहाड़ी वाला तमिलनाडु का क्षेत्र, यहाँ पर भी शीतलहर, गर्मी में शीतलहर पड़ गई। ऐसा क्या हो सकता है? तो इसको हम बता दें कि ये वीक लानीना होता है, यानी इस बार जो आया था पूरा ताकतवर लानीना नहीं था, ठीक है, वीक लानीना था, कमजोर था ये। और जब अल्नीनो आता है तो उसका जो सर्कुलेशन होता है उसे कहते हैं अल्नीनो सदर्न ऑस्किलेशन, यानी एनसो।
और अब जो इस मतलब कि जब लानीना के समय हवा नीचे से ऊपर घूमती है ऐसे, है ना, वाकर सेल सर्कुलेशन हमेशा यहाँ घूमता है, वाकर सेल सर्कुलेशन को हम इंक्रीज कर देता है, तो इसे कहते हैं, इसका नाम याद रखना अभी फिलहाल तो, मैडन जूलियन ऑस्किलेशन, मैडन जूलियन ऑस्किलेशन कहा जाता है। तो मैडन जूलियन ऑस्किलेशन की जो पोजीशन थी, है ना, वो इसी इंडोनेशियन लो प्रेशर बेल्ट से सीधे ऊपर को उठ रही थी और अल नीनो था वीक। तो यहाँ पर बात आती है वैज्ञानिकों, अच्छा अल नीनो क्या क्या प्रभावित करता है, रेनफॉल को बढ़ा देगा, बाढ़ सर आएगी। ला लीना है ना ये? हाँ लानीना है, सॉरी अल नीनो नहीं, कंफ्यूज हो लानीना। जा रहे हैं सर वैसे। हाँ, रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है लानीना के समय, ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक फ्लड होता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है, और इसी के साथ क्या होता है कि भीषण बारिश के बाद चटक धूप निकलती है, एकदम चटक धूप निकलेगी, खूब गर्मी पड़ेगी और फिर खूब बारिश होगी और फिर खूब चटक धूप पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी और फिर बारिश होगी। मरीन इकोसिस्टम अच्छा हो जाता है, क्यों? मरीन इकोसिस्टम, मछलियों का उत्पादन बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ठंडा पानी नीचे से ऊपर आता है, हवा तेजी से ऊपर के पानी को भगाती है, तो नीचे से पानी ठंडा ऊपर आता है, जिसमें मतलब वेल ऑक्सीजनेटेड सी ब्राइन बनती है, और इस कारण से मछली का प्रोडक्शन एक तरफ बढ़ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कोरल रीफ मरने लगते हैं। यहाँ पर क्वींसलैंड आइलैंड है, ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पास में, है ना, प्रवाल से बनी हुई, और प्रवाल अधिक गर्म पानी में जीवित नहीं रह पाते हैं, इसलिए एक तरफ मछली का प्रोडक्शन तो बढ़ता है लेकिन दूसरी तरफ बायोडाइवर्सिटी घटती भी है, यानी लानीना हमेशा फायदेमंद नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो पता चला कि ये जो ठंडी शीत लहर कैसे आ गई, तो ठंडी शीत लहर का कारण ये था कि चक्रवात के चपेटे में आ गया हवा, ठीक है, साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हो रही थी अरेबियन सी में, अरब सागर में चक्रवाती दशा बन रही थी, और उस चक्रवात का जो, चक्रवात में बर्फ पड़ती है, बर्फ होती है चक्रवात, ठीक है, ठंडा ठंडा उठा के नीचे से ऊपर हवा को फेंकता, हवा बहुत ठंडी हो जाती है ना, तो और जब इसका धक्का पड़ा तो चक्रवात बन नहीं पाया, बिगड़ गया, क्योंकि चक्रवात के बनने के लिए काम एयर चाहिए, शांत हवा चाहिए, चक्रवात बन रहा था और उस चक्रवात को धक्का मार करके तोड़ दे कोई, और उसकी बर्फ को, उसकी हवा को उठा करके लेके भारत पहुंच जाए, तो चक्रवात तो मर गया लेकिन उसकी आत्मा जीवित रही, और उसने यहाँ पर ठंडक पहुंचा दी, गर्म जहां पर होना चाहिए था वहां पर शीत लहर और पाला पड़ गया, ये था इसका कारण, जिसको ना समझ में आया हो बताए। कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया है? ठीक है, आगे बढ़ते, समझ गए ना लानीना में क्या होता है? तो ठीक है, हम पूछते हैं कि लानीना में क्या होता है। प्रिया बताओ क्या होता है लानीना? अच्छा, तुम्हारी क्लास चल रही नहीं, अभी तो खत्म हो गई होगी, बताओ लानीना क्या होता है, बाकी जागृति में बहुत डिटेल में बताया जाएगा, अभी करंट फिनोमिना जो था उसको हम बता रहे हैं। नहीं बता, सर हाँ, एक मिनट, मनोज बताओ भाई। हेलो, मेरी वॉइस हाँ जा रही बताओ। है? हाँ
हाँ सर, क्या क्या पूछ रहे सर कि वॉइस अभी बोला तो जा नहीं, तो शायद नहीं जा रही थी। ये कह हाँ, रहे हैं लानीना कि क्या? जी। हाँ, लानीना क्या क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो सर लानीना सर, सुन नहीं पाए थे, वही तो पूछ रहे थे वापस, सर बता दी दोबारा एक बार। देखो, सुन नहीं रहे थे ना तुम। आपसे नहीं, वो कॉल आ गई थी मेरी। अच्छा, वो ठीक है, कनेक्ट तो हो गया, अब डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर से हम थोड़ी बताएंगे। रिया, तुम बताओ। अभी पता चल जाएगा। पीछे पढ़ भी चुके हो हालांकि सर लानी। इसमें हम्म। सर इसमें गर्म हवाएं ऑस्ट्रेलिया से ईस्ट की ओर जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया से ईस्ट की ओर नहीं, इधर इधर है दक्षिण अमेरिका, पेरू का तट, उधर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ आती कहाँ है। पर? ठीक है, पेरू के सर तट कर्सर से। नहीं दिखाई दे रहा। ये देखो, इधर इधर से हवा इधर जा रही है, ये है ना। और यहाँ पर गर्म हाँ हवा होने से लो प्रेशर डेवलप हो जा रहा है। गर्म हवा हवा नीचे से गर्म होकर के ऊपर उठेगी, लो प्रेशर होगा, इधर की हवा इधर आएगी, यानी इधर की हवा इधर, मेडागास्कर से इधर साइड में, और इधर से हवा इधर, ये पूरा पार्ट में बाढ़ आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में भी बाढ़ आ जाएगी और भारत में भी ठीक ठाक रेनफॉल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन गर्म हवा पहुंचनी चाहिए थी, इस बार ठंडक पड़ गई। वो था कि एक साइक्लोन पैदा होने से पहले मर गया, पैदा हो रहा था, स्ट्रेंथ पा रहा था, तब तक इन तेज हवाओं के धक्के ने उसको बनने नहीं दिया। लेकिन जो ठंडक उसके अंदर थी, जो ऊपर क्लाउड जो होते हैं, जो जम जाते हैं बर्फ के, उनको उठा करके ला करके इसने महाबलेश्वर में पाला पड़वा दिया, स्नोफॉल भी हुई। गर्मी में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ, और यही करंट अफेयर की बात बन गई। ठीक है, सर, अगला। आप पूरा प्रोसेस बताएं, अभी हाँ। समझ में आ गया, बताएं पूरा। हम्म। हम्म। सर देखिए, पेरू का तट जो होता है, पहले नॉर्मली वहाँ पर ठंडा पानी होता है, और जो ऑस्ट्रेलिया का तट होता है वहाँ गर्म होता है। लेकिन जब लानिना की प्रोसेस होती है, तो क्या होता है कि हवाएं जो हैं, जो यहाँ का ठंडा पानी होती है, ये इसको ऑस्ट्रेलिया के तट की ओर घसीटती है, लेके चली जाती है, जिसकी वजह से जो गर्म पानी होता है वो और गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से एक एक्सट्रीमली लो प्रेशर वहाँ क्रिएट हो जाता है, जो आपका मेडागास्कर है, ये सब जो होता है। और उधर इसकी तरफ देखें, अगर हम अफ्रीका की तरफ, मेडागास्कर की तरफ से, तो यहाँ से जो हवाएं भी, यहाँ से उल्टी हवाएं जाती हैं, जो और उसको गर्म करती हैं, और जो जाके वहां पर आपका जिसको नेगेटिव आयोडी बोलते हैं, इसकी जो हवाएं जानती है इंडिया की तरफ। ठीक है, इधर देखते हैं तो आपका जो बीच में ऑस्ट्रेलिया और पेरू के तट के बीच में जो हवाएं, जो एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो उसको बोलते हैं मेडेल जूलियन सीरियन ऑसिलेशन बोलने लगते हैं। हाँ। ठीक है, इस बार जो वजह थी इसकी चक्रवात, वो वहां पर जो ठंडा पड़ने की, वो ये थी कि एक साइक्लोन बना था, वो बनने के बाद बीच में ही खत्म हो गया था, इस वजह से वहां पर जो आपका इस बार ठंडा पड़ने लगा था पूरा। ठीक है, अच्छा है, सही है। अगला है आपका, पृथ्वी की बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कमजोर हो रही है। ठीक है, यानी टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का कमजोर होना। अर्थ में होती है मैग्नेटिक फील्ड, और उसका कारण क्या है? अर्थ में होता है, नीचे एक परत होती है बीच एकदम अंदर, फिर उसके ऊपर एक परत होती है, और फिर उसके ऊपर एक परत होती है, और ऊपर सबसे एक महीन परत होती है। इसे कहते हैं, लगभग औसतन 35 किलोमीटर की गहराई तक होती है, जिसे कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, भूपर्पाठी। फिर उसके नीचे होती मैंटल, 2890 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है मैंटल, है ना।
और यहाँ पर होती है मैग्मा चैम्बर मेंटल के नीचे, जिसे अपर कोर कहते हैं, आउटर कोर कहते हैं, बाह्य कोर जिसे कहा जाता है। 5370 किलोमीटर की गहराई तक, 2890 से 5370 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है बाह्य कोर, जिसमें भरा होता है मैग्मा। मैग्मा कैसी अवस्था है? ठोस एवं द्रव के बीच की अवस्था, इसे बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। और एकदम अंदर होता है इनर कोर 6370 किलोमीटर तक, जो कि अर्थ की रेडियस है। इसे कहते हैं आंतरिक कोर। आंतरिक कोर बहुत ही ज्यादा ठोस होती है। तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हो गया, ये ठोस है, ये गरम गरम मैग्मा, जो कि इसके कंपैरिजन में मोल्टन फॉर्म है, और अर्थ घूम रही है। तो यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि इन दोनों में स्टेज में अंतर है। और कौन सेपरेट करता है लाइन? लेहमन बुलेन। ये सीमा रेखा क्रिएट करती है लेहमन बुलेन इनर कोर और आउटर कोर में। और इनर कोर बहुत तेजी से घूम जाती है, लगभग 2.5 डिग्री ज्यादा रफ्तार से घूम जाती है इन कंपैरिजन टू आउटर कोर। तो यहाँ पर फैराडे का नियम लग जाता है, फैराडे का लॉ लगेगा इसमें। क्या है फैराडे का नियम? किसी तप्त परिनालिका के अंदर कोई रॉड को घुमाया जाए तो एक ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है। तो ये गर्म प्रणालिका समझ लो, इसे क्वाइल, हॉट क्वाइल, और इसे सॉलिड रॉड समझ लो। अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, इस तरह से अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी का कारण बनता है। अब फ्लेमिंग का नियम लगाएंगे तो पता चलेगा कि 90 डिग्री जिस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है उसके 90 डिग्री पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, है ना? यही तो है फ्लेमिंग का नियम। तो यहाँ पर जिस एक्सिस पर ये रोटेट कर रही है, रोटेशनल एक्सिस से 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जो कि स्ट्रांग होती है सबसे ज्यादा कहाँ? पोल पर। लेकिन दूरी कवर करती है कहाँ? इक्वेटर पर दूरी सबसे ज्यादा कवर करती है। और ये हमें चार्ज पार्टिकल जो आसमान से आते हैं, सोलर फ्लेयर से आते हैं, उनको अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, माइनस 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 माइनस, इधर चले गए, प्लस 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 प्लस, इधर चले गए, और यहाँ पहुंच करके ये आसमान में लाइटनिंग पैदा करता है अलग अलग रंग की, जिससे कि देखा जा सकता है आंख से। आसमान में जैसे लगता है कि भगवान जो है दिवाली में क्या कहते हैं, फुलझड़ी जला रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटनिंग देखने को मिलती है, जिसे कि आर्कटिक सर्कल पर ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। और नीचे साउथ में अंटार्कटिक सर्कल पर देखा जाए तो इसे ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। आयनोस्फीयर में ये घटनाएं, आयनोस्फीयर के कारण ये घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को इसको नापते रहते हैं जियोलॉजिस्ट, हमेशा इस पर रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो कि अर्थ का, जो कि एक जायंट डायनेमो की तरह कार्य कर रहा है, एक बड़ा डायनेमो की तरह कार्य कर रही है पृथ्वी, है ना? डायनेमो क्या होता है, कोई बता सकता है? जो डिफरेंट पोलैरिटी क्रिएट करती है। नहीं, डायनेमो होता क्या है एक्चुअली, इसका सिंपल भाषा में काम क्या है? बिजली बनाने के लिए एक डिवाइस होती है जो यूज की जाती है, और उसके अंदर क्या वायर्स लपेटे होते हैं, मतलब डायनेमो काम करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के वही डायनेमो टाइप का होता है एक डिवाइस। इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए डायनेमो यूज करा जाता है। हाँ, इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनेमो आप देखे होंगे, पहले जमाने में एक साइकिल आती थी जिसमें क्या होता था, अंदर
पहिए में एक डिवाइस लगी होती थी और एक पुश वायर लगा होता था। जितना तेज साइकिल चलाओ पहिया घूमेगा, वो उतना तेज उसमें लाइट लगी होती थी आगे, और लाइट भी जलती थी, तो वो उस गतिज ऊर्जा को बिजली में कन्वर्ट करता था। इसी तरह से पृथ्वी भी जो घूम रही है, इस कारण से इसकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड हो रहा है। इस कारण से अर्थ भी एक जायंट डायनेमो यानी कि एक बृहद डायनेमो की तरह कार्य कर रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने अभी इसमें पाया क्या है। इसमें पाया गया है कि 1970 के कंपैरिजन में 1970 में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी, जितना, ठीक है, कितना 24,000 नैनो टेस्ला, नैनो टेस्ला में नापते हैं, टेस्ला इकाई है मापन की, ठीक है, 24,000 नैनो टेस्ला थी। ठीक है, जिससे घट करके ये जो है 2020 में नापा गया था, 2021 में रिपोर्ट आई है, तो 2021 तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, तो कहां से 2021 की रिपोर्ट आ जाएगी। तो पाया गया कि 2020 में जब एनालिसिस किया गया पूरे साल में, 1970 में जो 24,000 नैनो टेस्ला था, से घट करके ये केवल 22,000 नैनो टेस्ला हो गया। 22,000 नैनो टेस्ला ही बचा, यानी कि ये लगभग 8% का डाउनफॉल, 8%। कितना नोट किया गया है? पेपर में क्वेश्चन बना सकता है कि हाल ही में किए गए पृथ्वी के, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, या भूचुंबकत्व की क्षमता 1970 के दशक से, ऑप्शन ए बढ़ी है, ऑप्शन बी घटी है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हम क्या उत्तर लिखेंगे? घटी है। ऑप्शन बी। हाँ, घटी है। हाँ, घटी है। और सुन लो, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो रही है, कमजोर होने के साथ साथ शिफ्ट भी हो रही है। रिवर्सल ऑफ जियोमैग्नेटिज्म हो सकता है, यह भी हो सकता है कि पृथ्वी का कई बार हो चुका है, 3 बार हो, तीसरी बार है चल रहा है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बन जाता है पृथ्वी का, और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव बन जाता है, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन में यह भी देखा गया, और ये काफी चिंता का विषय है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी लोकेशन से शिफ्ट हो रही है ना, कैसे जा रही है ना, पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रही है। नॉर्थ में ये पहले क्या था, 5 डिग्री का इंक्लिनेशन था, 5 डिग्री ओनली एक्चुअल जियोग्राफिकल पोल से, लेकिन अब ये भाग रहा है वेस्ट की ओर। इधर वाला साउथ में भागेगा, देखा जाए तो ईस्ट की ओर भागेगा, ऊपर वाला वेस्ट की ओर भाग रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि रिवर्सल हो जाए, ऐसा भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है तो दिक्कत क्या है, हो जाए हमें क्या, क्यों चिंता का विषय है? अगर ऐसा हो जाता है, पहला तो शिफ्टिंग, दूसरा तो वीक होना, तो पृथ्वी पर प्रभाव क्या पड़ेंगे? एनी गेस? यूवी रेस से जो चार्ज पार्टिकल्स आ रही है सर, वो और ज्यादा मतलब बढ़ जाएगा।
और ओजोन होल भी शिफ्ट होगी सर। हाँ और सैटेलाइट्स वगैरह में भी प्रॉब्लम आएगा। हाँ, आ ही रहा था, हाँ बिल्कुल सही बात है। और नेविगेशन में भी दिक्कत होगा सर, क्योंकि हम्म जो कंपास लेके जो नेविगेट करते हैं उसमें भी। और हम्म सर जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ही मतलब माइग्रेट करती है, तो हम्म, उनका भी लॉसेस होगा सर। बिल्कुल सही बात, परफेक्ट आंसर। एक तो ये है कि ये खींचता था क्या, चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेता था, जिससे कि जहां पर हम लोग रहते हैं बच जाते। लेकिन अगर ये कमजोर हुआ तो चार्ज पार्टिकल जो है पॉपुलेशन जहां पर रह रही है वहां पर गिरेंगे और ये नुकसान पहुंचाएंगे। ये सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं, जेनेटिकल कोडिंग चेंज कर सकते हैं, कैंसेरियस डिसीज हो सकती है, ल्यूकीमिया हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, बहुत तरह की जेनेटिक डिसीजेज हो सकती हैं। बहुत सारी प्रजातियां जो छोटे छोटे हैं समाप्त हो सकते हैं। हीट बढ़ जाएगी, अपने क्षेत्र में गर्मी बढ़ जाएगी, जिससे फ्लडिंग भी बढ़ेगी, ग्लेशियल अधिक मात्रा में मेल्ट होंगे, बाढ़ आएगी, तूफान तेज होंगे, चक्रवात पहले से ज्यादा शक्तिशाली चक्रवात भी बनेंगे। आइलैंड नेशन इधर को ज्यादा प्रॉब्लम है सर, सी आइलैंड लेवल डूब राइज होगी। जाएंगे सी लेवल राइज होने से। ठीक है। दूसरा, शिफ्टिंग होने से जहां जहां पर जाएगा ओजोन होल को भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल को उधर ही अट्रैक्ट करेगा और इस कारण से क्या होगा कि नए ओजोन होल बनेंगे, नए नए ओजोन होल बनेंगे। और ओजोन होल बनने से घातक पराबैंगनी किरणें सूर्य की नीचे आ जाएंगी और वो भी बहुत नुकसान करती हैं। ठीक है, स्किन कैंसर हो जाता है, वेजिटेशन लॉस हो जाता है, वनस्पतियां खत्म होने लगती हैं, फूड क्राइसिस आता है, प्लैंक्टन मर जाते हैं पानी में, जो छोटे छोटे पादप प्लवक तैर रहे होते हैं वो मर जाते हैं। उनको खाते हैं जंतु प्लवक, उनका भोजन कम हो जाता है तो वो मर जाते हैं। उनको खाती हैं छोटी मछलियां तो छोटी मछलियां मर जाती हैं, मछली उनसे फिर बड़ी मछलियां मर जाती हैं। फूड क्राइसिस आ जाती है क्योंकि अभिषेक लोग मछली खाते हैं, है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अनाज का दाम बढ़ने लगेगा। अगली बात आती है साइक्लोन अम्फन, काफी न्यूज में रहा, तो क्या कोई इसके बारे में बता सकता है? साइक्लोन अम्फन के बारे में क्या कोई बता सकता है कुछ? सर वेस्ट बंगाल वाला है शायद। ने वेस्ट बंगाल में आया था ये। और क्या किया था, काफी काफी नुकसान पहुंचाया था साइक्लोन अम्फन। कब आया था ये? 16 लास्ट मई ईयर। हाँ 16 मई 2020 से लेकर के 21 मई 2020 तक रहा। ये पुराना भले हो गया हो लेकिन इम्पोर्टेंट है ना। इसने श्रीलंका, तमिलनाडु होते हुए ऊपर की तरफ गया, वेस्ट बंगाल तक इसने अपना आतंक मचाया था। वेस्ट बंगाल में तो बहुत अधिक मौतें हुई और वहीं से फिर ये डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि ये अभी भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। उसका कारण ये है, ये कहाँ पैदा हुआ पहली बात तो जान लीजिए। जाहिर सी बात है
बता सकते हो कहाँ पैदा हुआ होगा? बंगाल की खाड़ी में कि अरब सागर में? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। हाँ, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात था। श्रीलंका से लेकर के ये ऊपर की तरफ बढ़ा और अब तक का सबसे घातक चक्रवात है अम्फन। इसे कहते हैं सुपर साइक्लोन। ये साइक्लोन नहीं था, मैन नहीं था, सुपरमैन जैसे होता है वैसे ये सुपर साइक्लोन था अम्फन। छोटा मोटा नहीं, बहुत ही डिजास्टरस। और लगभग ये कैसे गया था, नीचे से ऊपर की ओर गया था, है ना। इसके पहले 1999 में सुपर साइक्लोन आया था, उसके बाद अब आया है और इसने लगभग 20,000 जनधन की लोगों को जो है आहत किया। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को आहत किया। अम्फन का मतलब होता है स्काई, लिजर्ड। ना, स्काई, आसमान। अम्फन का मतलब होता है आसमान। और इसको नाम किसने दिया था, ये पेपर में पूछा जाता है। थाईलैंड। थाईलैंड ने। नाम किसने दिया ये भी पूछ लिया जाता है, तो थाईलैंड ने इसे नाम दिया था। और ये कैटेगरी 5 का हरिकेन है। कौन सी कैटेगरी का, उसमें देगा ऑप्शन सी देगा ये। कैटेगरी 5 मतलब बहुत ही ज्यादा डिजास्टरस। जब कोई साइक्लोन कैटेगरी 5 में आ जाता है तो उसे सुपर साइक्लोन कहते हैं। ठीक है। 18 घंटे के अंदर ही ये साइक्लोन कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 में पहुंचा। विद इन 18 आवर्स। इतना फास्ट मोमेंट इसका हो गया। ठीक है। इसके पहले एक खतरनाक आया था साइक्लोन, जो लेकिन वो था कैटेगरी 4 में, जिसका नाम था फानी। लेकिन वो क्या था, कैटेगरी 1 में ही था। ठीक है। और ये किस प्रकार का साइक्लोन था? ट्रॉपिकल साइक्लोन था, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो कि पानी में ही पैदा होते हैं। अच्छा, फिर से एक बात एम्फन बता ना। दें। हाँ, अम्फन, है ना। अब फिर से एक बात बता दें कि इंडियन ओशन में जब चक्रवात आता है तो साइक्लोन कहते हैं। पैसिफिक ओशन में जब साइक्लोन आता है तो उसे टाइफून कहते हैं। और साउथ वेस्ट, ओ सॉरी, अटलांटिक। अटलांटिक में आता है तो उसे हरिकेन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई चीज समझने में दिक्कत हुई हो तो फिर से पूछ लीजिए। अगली दुर्घटना, ये सब मेंस में भी, पेपर 3 में भी आपको मिलेंगे और पेपर 1 में भी आपको मिल जाएंगे। सर। प्री में ही नहीं, मेंस में भी मिलेंगे ये सब फेनामेना। हाँ बताओ। सर ऐसे तो साइक्लोन का डायरेक्शन नदर्न हेमिस्फेयर में वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट रहता है। तो सर हाँ, जैसे ये बे ऑफ बंगाल में श्रीलंका के पास सर आया, तब तो फिर इसको इंडिया के कोस्ट के पास ही सर रह के खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, देखो, साइक्लोन का पाथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? वेस्ट, 10, नॉर्थ, वेस्ट। हाँ, 10 डिग्री के आसपास बनता है। 10 से 20, 10 से 20 डिग्री तक, है ना। ये कैसे जाता है? 10 10 से 20 डिग्री तक ये जाता है वेस्ट, है ना। फिर ये जाता है 30 डिग्री तक जाता है, फिर नॉर्थ। और फिर ऊपर नहीं जा पाता, हाई प्रेशर होता है वहां, तो ये फिर चला जाता है वेस्ट। ऐसे बनाता है साइक्लोन का पाथ, ऐसे होता है। तो अगर इसको देखा जाए,
है ना। तो ये आया, ठीक है। वेस्ट, वेस्ट आने के बाद में गया इधर नॉर्थ, और फिर चला गया बंगाल। ठीक है। अगला है सडन स्ट्रेटोस्फियरिक वार्निंग, SSW। जनवरी 2021 में ये फेनामेना ऑब्जर्व किया था। ये है क्या, व्हाट इज सडन मतलब अचानक, स्ट्रेटोस्फियरिक मतलब कि समताप मंडलीय, वार्मिंग मतलब ऊष्मन, वार्मिंग मतलब गर्म होना, मतलब ऊष्मन। अचानक से स्ट्रेटोस्फियर का तापमान रैपिडली इंक्रीज कर जाना, ठीक है। तो इसे कहते हैं सडन स्ट्रेटोस्फियरिक वार्मिंग। देखते हैं क्या है। 1952 में सबसे पहले इसे नोट किया गया था, और इस बार ये जनवरी 2000, और बीच बीच में हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है ना। लेकिन फर्स्टली ऑब्जर्व इन 1952 एंड रिसेंटली ऑब्जर्व इन दिस ईयर इन जनवरी 2021। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर क्या है। जाग्रफी रिवाइज हो जा रही है क्यों। यस सर। सबका बाप है जाग्रफी। सन स्पॉट साइकिल से एसोसिएटेड है क्या सर ये? हम्म। सन स्पॉट साइकिल से एसोसिएटेड है क्या अचानक वार्म होना? हम्म। सबसे पहली परत कौन सी होती है, ये वाली। ट्रोपोस्फियर। हाँ, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल होती है। इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा अराउंड 18 किलोमीटर तक होती है, और ध्रुवों पर 90 डिग्री यानी पोल्स पर ये सबसे कम लगभग 7 से 8 किलोमीटर होती है। भारत के ऊपर 16 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर है। इसी में हम लोग सांस लेते हैं, इसी में हम लोग खेती करते हैं, इसी में हम लोग प्रदूषण करते हैं। यहीं पर पेड़ है, यहीं पर हम लोग हैं, हम जहाँ बैठे हैं वही है, ठीक है। परिवर्तन मंडल भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ बिजली, बारिश, मतलब तड़ित झंडा, थंडर, लाइटनिंग, मौसम, वेदर चेंज वगैरह देखने को मिलता है। और इसके ऊपर पाई जाती है दूसरी परत 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जिसे कि कहते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पर 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत ज्यादा थिकनेस होती है ओजोन लेयर की। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, ओजोन मंडल भी कहा जाता है। याद करके रखना, ये सब पेपर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाया गया, यहाँ पर ये जो ओजोन परत होती है, ये फिल्टर करती है किसको, यूवी रेज। यूवी रेस को।
हाई हाँ, फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेव। अल्ट्रा यूवी, यूवी रेस को डिस्चार्ज करती है, सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों को धरातल पर आने से रोकता है। तो यहाँ पर ये नोट किया गया, हर साल नहीं होता, ये कभी कभार होता है, ठीक है, कभी कभी ये घटना होती है कि समताप मंडल का तापमान एक दिन 24 घंटे के भीतर, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। जनरली यहाँ पर तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक रहता। इसके ऊपर मेसोस्फीयर में तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, सबसे ठंडी परत है वो। लेकिन अचानक से तापमान यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ गया, ठीक। तो उसका कारण क्या हो सकता है, उसका क्या कारण हो सकता है? सन स्पॉट साइकिल। सन स्पॉट साइकिल। तो क्या एक कारण हो सकता है, सन स्पॉट, जो सूर्य से निकलने वाले जो सोलर फ्लेयर्स हैं, बड़े पैमाने पर रिलीज हों, है ना, बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज हों और वो पहुंच जाएं, ठीक है, तो इस कारण से हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? पोलर वोर्टेक्स। पोलर वोर्टेक्स होता है ध्रुवों पर आने वाला आसमानी चक्रवात होता है, हर साल ठंडी में ये नुकसान पहुंचाता है, पोलर वोर्टेक्स, ठीक है। हर साल जो है ठंडी में ये ध्रुवों पर पश्चिम की गर्म हवाओं को लेकर के घुमाता है गोल गोल। अभी इतना जान लो कि ध्रुवीय उप ध्रुवीय क्षेत्रों में और ध्रुवीय क्षेत्रों में इस तरह के आसमान से गोल गोल घूमते हुए उतरने वाले साइक्लोन टाइप का फेनामेना देखने को मिलता है, जो बहुत ही नुकसानदायक होता है। ओजोन परत को भी ये मत करके रख देता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड जो होता है उनको पोल की तरफ पहुंचाता है, जो कि होती हैं गर्म, ठीक है, और वो पहुंच जाती हैं ऊपर। ये इनके कारण होते हैं, ठीक है। सर हाँ, जो जेट स्ट्रीम क्लाउड्स को लेके स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स मतलब क्लाउड में लेके जो चले जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो भी एक कारण हो वही सकता है। वह हाँ, वह भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम वही पोलर वर्टेक्स बनाती है ना, वही यही पोलर वर्टेक्स में ही वो सब क्लाउड होता है, ठीक है। तो समझ गए ना, सही। ये क्या है? पोलर वोर्टेक्स के अलावा और कौन सी साइकिल बताई है आपने? सन स्पॉट, जब सोलर फ्लेयर्स आती हैं बड़े पैमाने पर इंटर कर जाती हैं। अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय रहा है, हम उसको पढ़ने चल रहे हैं। जायंट आइसबर्ग A68A। ये क्या है? ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। A68 पेपर में किस तरह से क्वेश्चन बनाएगा कि हाल ही में चर्चा का विषय रहा। A68A क्या है? तो उसमें ऑप्शन में होगा कि क्षुद्र ग्रहों की पेटी में पाया गया एक एस्टेरॉइड, ठीक,
ऑप्शन बी, ठीक है, नासा के द्वारा छोड़ा गया एक अंतरिक्ष उपग्रह। ऑप्शन सी, अंटार्कटिका से टूटा हुआ एक अब तक का विशालतम हिमखंड। ठीक, डी, केपलर के द्वारा खोजी गई एक नई गैलेक्सी, या क्या कहते हैं ब्लैक होल। तो अभी तो लिख दिए हैं यहाँ कि ये क्या है, जान जाओगे क्या है उत्तर, लेकिन पेपर में तो केवल यही लिखेगा कि ये क्या है। और ये भी चर्चा का बहुत बड़ा विषय रहा है। देखें क्या है, अब तक का अंटार्कटिका से टूटा हुआ विशालतम भूखंड है, सॉरी आइसबर्ग है, लार्जेस्ट आइसबर्ग अपार्ट फ्रॉम द अंटार्कटिका। और ये इंडियन ओशन में इंडियन ओशन की तरफ आगे बढ़ रहा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या खासियतें हैं। आइसबर्ग क्या होता है, किसी को बताने की जरूरत है क्या? हिमखंड क्या होता है और किसे कहते हैं हम आइसबर्ग? पीस ऑफ आइस दैट फार आर मेड ऑन लैंड एंड फ्लोट इन द ओशन। स्थल खंड पर बनता है ये, बर्फ के जमने से और समंदर में तैरने लगे, महासागरीय धाराओं के द्वारा धक्का खा करके उससे तैरने लगे। कभी कभी जहाज भी पलट देता है, जैसे कि मनोज की फेवरेट मूवी टाइटैनिक। हाँ ठीक है, जब भी मनोज देखते हैं कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी तो बहुत आंसू आ जाता है। क्यों? देखिए नहीं, प्रेम बोलने कहानी की हालत में नहीं है। कॉमेडी आती है। बोलने की हालत में ये क्यों नहीं है? बोलने की हालत में तो मनोज को, उनको अभिषेक को नहीं होना चाहिए भाई, आज उनका बर्थडे है। अभी कोई अभिषेक के कमरे पहुंच जाए, मनोज अगर गाड़ी उठाना जाना, देखना इसको किस तरह पाओगे तुम, है ना? पूरा एकदम बड़ा मुर्गा मछली सब रखे हुए एकदम। क्यों अभिषेक? बोल नहीं पाएगा, देख पा, आवाज लड़खड़ाए। अभिषेक केक काटने गए हैं। है ही नहीं सर, पहले अच्छा, निकल गया वो। बर्थडे मनाने चला गया हुआ है। बहुत सही, अच्छा ठीक है ठीक। आज भाई चलता है, आज उसका बर्थडे है कि नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? तो मतलब कि ऐसे जैसे एक स्थल खंड है, अंटार्कटिका पे ऐसे बहुत सारे बनते हैं, ये स्थल खंड है कोई। अब यहाँ पर ठंडक ठंडक बहुत पड़ती है इस क्षेत्र में, तो इस कारण से इनके ऊपर, है ना, आइस शीट जम जाती है। ये ऐसे जमा हुआ है। और फिर क्या होता है, ये समंदर है, और इस समंदर में आकर के ये बहने लगता है। अगर मान लो यहाँ से टूट गया, ब्रेक हो गया, क्रैक पड़ गया, ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से टूट करके फिसल करके इसी में बहने लगता है, और बहता चला जाता है जब तक पिघल नहीं जाएगा। ये बह रहा, यही है आपका आइसबर्ग। सबसे ज्यादा मात्रा में आपकी इधर अंटार्कटिका पे है भी। अंटार्कटिका कहाँ है?
दक्षिणी पोल, ध्रुव, है ना, दक्षिणी ध्रुव। तो ये तो समझ में आ गया कि आइसबर्ग क्या होता है। अब हर किसी को क्या हम आइसबर्ग कह देंगे? कि कोई औकात होनी चाहिए, किसे कहेंगे? ठीक है, 5 मीटर से बड़ा हो, यानी कम से कम 16 फीट, 5 मीटर, तो उसे कहते हैं आइसबर्ग। ध्यान रख, 5 मीटर। और अगर 5 मीटर से छोटा हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं बर्गी बिट्स। अगर 5 मीटर से छोटा हो तो उसे कहेंगे बर्गी बिट्स। और अगर नुकीला हो, छोटा भी हो, पैना, नुकीला टाइप का, ऐसा, ये बहुत खतरनाक है ना। नुकीले नुकीले बहते रहते हैं गल्फ स्ट्रीम, सॉरी, लेब्राडोर की ठंडी धाराओं में, आर्कटिक से टूट टूट के, तो इन्हें कहते हैं ग्रोलर। ये बहुत खतरनाक होती है। ये किसी इतने खतरनाक होते हैं कि दिखाई भी नहीं देते एक तो ये पानी में, लेकिन ये किसी जो जहाज होती है, जहाज में छेद कर सकते हैं, इतने ताकतवर होते हैं। और कठिन, मतलब देख क्यों नहीं पाते, क्योंकि पानी में पानी के रंग के ही होते हैं, तो दिखाई नहीं पड़ते। तो ये तो बहुत बड़ा है जो आइसबर्ग टूटा है। हाँ। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग, जो कि अंटार्कटिका से टूट करके, है ना, आगे बढ़ा है। अंटार्कटिका में कौन सा जानवर रहता है? पोलर बेयर, पेंगुइन। पेंगुइन, सील, ये पाए जाते हैं। ठीक है, पेंगुइन केवल अंटार्कटिका में पाया जाता है। अंटार्कटिका है कहाँ, बना दो नए नए बच्चों के लिए। यो है अंटार्कटिका। और यहीं से टूट करके निकल करके ये ऐसे बाहर चला जा रहा। चिंता का विषय क्यों होगा ये? क्या चिंता, बह जाते, बह जाए, आगे पिघल ही तो जाएगा, आगे पहुंचेगा नॉर्थ में, गर्म महासागरीय धाराओं के चपेटे में आएगा, पिघल जाएगा। अब यहाँ टूटा कहाँ से, अगली बात आती है कि ये जहां से टूटा है उस जगह को क्या कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये अंटार्कटिका के लार्सेन सी आइस शेल्फ से टूटा। लार्सेन सी आइस शेल्फ का मतलब होता है कि अभी वो स्थल खंड का पार्ट है। आइस शेल्फ मतलब कि ऐसा महाद्वीप, है ना, जिसके ऊपर बर्फ जमी हो, जिसके ऊपर हिमानी की चादर हो मोटी सी, और जब वही चादर टूट के फिसल जाए पानी में, तो उसे क्या कह देंगे? आइसबर्ग कह देंगे, या बर्गी बिट कह देंगे छोटा है तो, ग्रोलर कह देंगे छोटा है तो कहां से टूटा? लार्सेन
सी नहीं, लार्सन सी सेल्फ से टूटा, यहाँ से मान लो ये लार्सन सी सेल्फ है, यहाँ से टूटा और आगे बढ़ गया। कब टूटा? पुराना मामला है, अभी तक चिंता का विषय है। जुलाई 2017। काफी बड़ा है। कितना बड़ा है? सर अप्रैल में अगल बगल के एरिया को, सर इसके अगल बगल एरिया को महासागर भी एक नया नाम दे दिया गया ना कुछ, शायद अगल बगल जो अंटार्कटिका के अगल बगल का जो सागर है उसका एक नया नाम भी रखा गया है। दक्षिणी महासागर वहां पर ही है, अभी बताते हैं। हाँ तो ठीक है जी। तो अभी ये अप्रैल में इसको देखा गया तो उसका मुआयना किया गया कि अभी इसकी साइज कितनी है। सैटेलाइट वगैरह से इसका निरीक्षण करते रहे तो अभी बहुत स्लो रेट से आगे बढ़ता मूव कर रहा है ना। अभी तो अंटार्कटिका बहुत दूर भी है, धीरे धीरे आएगा, है ना। जो लगभग 5100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, सोचो। ऐसे करो, 5100 वर्ग किलोमीटर कोई छोटा मोटा नहीं होता, काफी बड़ा है, तभी तो चिंता का विषय है। और किधर को जा रहा है, अगली बात आती, टूटा तो जा किधर रहा है? ये जा रहा है साउथ जॉर्जिया की तरफ, मूविंग टूवर्ड द साउथ जॉर्जिया। ये यूके की, यूनाइटेड किंगडम की ओवरसीज टेरिटरी है साउथ जॉर्जिया। ठीक है। दिक्कत क्या है इससे? अगर पिघल जाएगा बाद में आकर के इधर तो दिक्कत क्या हो जाएगा? दिक्कत वो एरिया बताइए डूब जल्दी। जाएगा, वो एरिया डूब जाएगा, जो उसके छोटे आसपास के छोटे छोटे द्वीप होंगे वो सब उस पानी में जलमग्न हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, छोटे छोटे द्वीप जो हैं डूब जाएंगे पानी में, क्योंकि सागर का जलस्तर बढ़ जाएगा। ठीक है। जहां पर पिघलेगा वहां पर ये सडन क्लाइमेट चेंज करेगा, गर्म पानी ठंडा हो जाएगा, ठंडे पानी में कोरल नहीं रह सकते, कोरल मर जाएंगे। जी सर। साथ ही साथ जो है, जो मरीन ट्रांसपोर्टेशन है पूरा रास्ता जाम करेगा, ये ब्लॉक करेगा। ये बाद में जो छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा, जब पीसेस में टूटेगा, पहले 4 ब्लॉक, फिर और ब्लॉक, फिर उनके और ब्लॉक, फिर और ब्लॉक, कई ब्लॉक में टूट जाएगा, पानी में तैरता रहेगा, तो नेविगेशन में ये व्यवधान पैदा करेगा, दिक्कत पैदा करेगा। ठीक है। सर हम्म, 5100 किलोमीटर क्या है? इतना बड़ा सा है ये। आइसबर्ग। हाँ, और अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है। ठीक है, खत्म हो गया। अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप कभी रात में छत की ओर देखिए तो आपको तारा टूटता हुआ दिखाई देता है। ये क्या है? वो तारा नहीं है, वो कोई मेटेराइट या एस्टेरॉइड हो सकता है, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही पृथ्वी के वायुमंडल में आकर के जल गया।
मेजोस्फीयर जो परत होती है, मध्यमंडल जिसे कहा जाता है, नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, है ना। तो ये मध्यमंडल होता है, मेजोस्फीयर। तो इस मध्यमंडल में जब भी कोई एस्ट्राइड या मेटराइड एंट्री मारता है तो उसमें आग लग जाती है, जल जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन कितना जल जाएगा? अगर 1 किलोमीटर डायमीटर का है या उससे कम, तब तो जल के खाक हो जाएगा। लेकिन 1 किलोमीटर से ज्यादा है तो जितना बचा रह जाएगा, जो एक्स्ट्रा होगा, वो पृथ्वी पर गिर जाएगा। जैसे बिहार में खेत में एक हीरा पाया गया। सबसे ज्यादा मेटराइट शहर होता है कौन सा देश में? रशिया। रसिया में। रसिया में। रसिया में तो कभी कभी ऐसे लगता है कि एकदम आसमान में एकदम लगातार ढेर सारे मेटराइट टूटते हुए। मेटराइट शॉवर क्या होता है? मेटराइट शॉवर यही होता है कि इकट्ठे 1000, 2000, 500 मेटराइट आसमान में से जलते हुए दिखाई दे, गिरते हुए दिखाई दे, है ना। मेटराइट होता क्या है और एस्टेरॉइड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी देख लेते हैं। सूर्य है, फिर क्या है उसके बाद? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। ठीक है। सूर्य से निकले हुए छल्ले जो कि ठोस हो गए लेकिन अभी सूर्य में गिरे नहीं है, खत्म नहीं हुए, या किसी दूसरे प्लेनेट पर सोलर फ्लेयर से धक्का खा करके गिर जाएंगे। एक बेल्ट है जिसे कहते हैं मेटराइट बेल्ट। ये पाई जाती है मरकरी और सन के बीच। दूसरा, मार्स के जो छल्ले हैं जुपिटर की ग्रेविटी से बाहर निकले हैं, वो एस्ट्राइड कहलाते हैं। वो एस्ट्राइड बेल्ट में पाए जाते हैं। एस्ट्राइड बेल्ट पाई जाती है मून और सॉरी मार्स और जुपिटर के बीच। उन्हें कहते हैं एस्ट्राइड बेल्ट। तो ये मेटराइट है। और कुइपर बेल्ट एक होती है यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, वरुण ग्रह के बाद और ऑर्ट क्लाउड के पहले 800 से 1200 लाख मिलियन किलोमीटर दूरी की है। एक क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है, बेल्ट ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट, जिसे कहते हैं कुइपर बेल्ट, इन्हें कहा जाता है। ठीक है। शावर में क्या होता है, ढेर सारी इकट्ठे गिर जाते हैं। ठीक है। और 4 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच, है ना, इनको देखा गया। एक जिसका नाम दिया गया 3200 पाइथन, जो कि एक कॉमेट है। ये माना जा रहा है कि वहां से उसके टुकड़े हैं जो टूट करके आपतित हुए। ठीक है। उससे टूट करके निकले हैं, एक कॉमेट से टूट करके ये निकले हैं। तो इनको जनरली कह दिया गया है, इसे कॉमेट शावर नहीं कहते हैं, मेटराइड शावर ही इसे तब भी कहा जाता है।
यहाँ तक कि एस्टेरॉइड भी गिरता है ढेर सारे, तो उनको भी मेटेरॉइड शावर ही कह देते। एक शब्द पकड़ लिया है तो वही बार बार बोल देते। अब इसमें खतरा ये होता है कि कहीं पर भी गिर सकते हैं, है ना? और ये अगर साइज में ज्यादा बड़े हुए तो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जनहानि धनहानि की क्षति कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर महासागर में ही गिर जाते हैं, अगर गिरते भी हैं तो कहाँ से छूटे हैं? 3200 फैथन जो कि एक कॉमेट है, उसमें से टूटे हैं। इसे कहा गया है गेमिनिड सौर, है ना? इसके पहले जो सौर हुआ था उसका नाम था चीता, है ना? चिता, चिता करके नाम था। उसको भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है ना? और ये लगभग 35 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आगे बढ़े थे, और पृथ्वी का जो प्रोडक्टिव लेयर है मेसोस्फीयर, उसमें जल करके खाक हो गए। ठीक है, बात खत्म। हम्म। और क्या है? चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। एक है ना, ग्लेशियल लेक। एक को जरूरत नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला साइक्लोन भारत में, ट्रॉपिकल साइक्लोन तौकते, काफी न्यूज में रहा। और एक आया था सर एंड, इसका नाम है, इसका मतलब है लिजर्ड। मैं कंफ्यूज हो गई थी इसमें। हाँ ताउते का है और म्यांमार ने दिया था ये। हाँ, ठीक है। इसके बारे में कोई बताए, कहाँ पर आया था, नाम किसने दिया था? जिन्होंने बता ही दिया। ये अरब सागर कहाँ, में आया था सर। हाँ, कौन कौन से एरिया को इसने प्रभावित किया था? हम्म। महाराष्ट्र को प्रभावित किया था, और गुजरात को प्रभावित किया था। हाँ गुजरात को किया था, उधर जाके खंबात की खाड़ी के आसपास। साइक्लोनिक रेन भी हमारे साइड भी हुआ था सर। तुम्हारे साइड में हुआ था? हम्म। हाँ सर। हाँ। अच्छा, वहां कैसे पहुंच गए? सर नहीं, वो एम्फन के टाइम पे हुआ था, बिहार झारखंड में जब अलर्ट दिया था। हाँ, तब हुआ होगा ताउते में अम्फन के नहीं तब। हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था ये। तो न्यूज वाले सर हाँ। गलत सलत बता देते हैं। अब मम्मी को बताए कि इतना दूर तक नहीं आ सकता साइक्लोनिक रेनफॉल, तो हम्म। बोली नहीं रेनफॉल हो रहा है उसी की वजह से। नहीं, अगर बंगाल में आएगा तो उसका असर बिहार में पड़ता है, लेकिन महाराष्ट्र में आएगा तो बिहार में नहीं पहुंचेगा। आज तक पहले तो आज यूपी तक मालूम। पहुंचेगा ना सर, पहले तो हाँ? यूपी पहुंचेगा। और पहले क्या, तो पहले यूपी, तो पहले यूपी, यूपी पहुंचेगा ना। एमपी भी तो नहीं पहुंचा था। तो कोस्ट पर गया, कोस्ट पे खत्म हो गया तौर से। ठीक है, बहुत भारी नुकसान इसने पहुंचाया था। 119 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो है आगे बढ़ा था, है ना? और इसको नाम किसने दिया था भाई? म्यांमार। म्यांमार। म्या- म्यांमार ने नाम दिया था। ठीक है, बस हो गया मामला। अयास। ओमान, ओमान ने दिया हाँ। था शायद। हम्म। नाम किसने दिया था, कौन से पोस्ट पे आया था, यही पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, इसको याद रखना। अगली बात है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, बस लास्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने डिक्लेयर किया है कि ये डेंजर में, खतरे में। जीबीआर, ग्रेट बैरियर रीफ।
ठीक है, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड आइलैंड में प्रवाल भित्ति है। ठीक है, यहाँ पर बनाया था। और किसी जीवित जीवधारी द्वारा बनाई जाने वाली सबसे बड़ी स्थलाकृति है। पूरा यहाँ से भरा, इसे आसमान से भी देखा जा सकता है, ग्रेट बैरियर रीफ को। सर ये है क्या? कोरल रीफ, कोरल्स होते हैं, कोरल रीफ, मूंगा भित्ति, जिसमें इसे रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। 2017 यूपी पीसीएस। ठीक है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, महासागरों का सदाबहार वन कहा जाता है, क्योंकि 25% मरीन बायोडाइवर्सिटी इसमें है। मतलब सागर में 100 जीव हैं तो 25 इसमें है। इतना रिच बायोडाइवर्सिटी इसकी होती है। लेकिन इसमें क्या है, थ्रेट देखी जा रही है। ये 2400 किलोमीटर हिमालय के बराबर लंबा है। जितना लंबा हिमालय है उतना लंबा ये है। और जीव होता है ये, जो कि कोरल पॉलिप बनाता है, घरौंदा टाइप का, और लंबा लंबा बनाता चला जाता है। तो बहुत तेजी से इनकी मात्रा घटती जा रही है ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती क्षेत्रों में। यहाँ पर 400 प्रकार के प्रवाल पाए जाते हैं, है ना। 1500 प्रजाति की मछलियां पाई जाती हैं, है ना। और भी अधिक, लगभग 10,000 प्रकार के अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं। इसे 1981 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अब इसके खत्म हो जाने का कारण क्या है? ठीक है, इसके खत्म हो जाने के कारण क्लाइमेट चेंज। हाँ, बताओ। अच्छा, मतलब केवल इसका बैरियर वाले का या फिर कोरल रीफ को जो इफेक्ट पड़ता है उसको? नहीं, बैरियर रीफ का। वही सर, क्लाइमेट चेंज, जो सेडिमेंटेशन वगैरह जो रिवर्स के द्वारा हो रही है, वो कोस्टल एरियाज में जो माइनिंग चलता है वो भी अफेक्ट करता है इन लोगों को। और और जो भी सर लानीना, लानीना भी। हाँ, ये हाँ, तो लानीना भी करता है। और लानीना आया था तो जाहिर सी बात है कि इसको खत्म करेगा। अभी बताया था मैंने, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि लानीना आएगा तो इसको बहुत नुकसान करेगा, है ना। अल नीनो आएगा तब भी नुकसान करेगा। और पिछले 2 साल से देख रहे हैं, अल नीनो फिर लानीना साथ ही साथ आया। तो जाहिर सी बात है कि यानी क्लाइमेट चेंज हो गया। दूसरा अल नीनो एंड लानीना। तीसरा क्या हुआ? पॉल्यूशन, वाटर क्वालिटी खराब होना, ओशन एसिडिफिकेशन, क्योंकि ये खारे पानी में रहते हैं, है ना। कोस्टल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, विकासवादी जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं, पोर्ट बनाए जाते हैं। पानी के स्तर में ऊंचाई होना, बढ़ना, पानी का स्तर बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, बाकी एग्रीकल्चर वाला रन ऑफ, एग्रीकल्चर, एक्वा कल्चर, है ना, इनके लिए उनको हटा दिया जाता है। टूरिज्म, लोग जाते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और जो है, ये हो गया, पॉल्यूशन भी हो गया। मरीन ट्रांसपोर्ट, पानी में जो शिप वगैरह
चलती हैं तो ऑयल स्पिल होता रहता है, लीकेज होता रहता है, गंदी गंदी चीजें फेंक देते हैं पानी में। मरीन ट्रांसपोर्टेशन भी इसका कारण है। माइनिंग, उत्खनन, पानी में मिनरल्स निकालते हैं खुदाई करके, माइनिंग हो गया। ओवर फिशिंग वोल्केनिक हो गया, इरप्शन। फिशिंग, ठीक है, फिशिंग, वोल्केनिक इरप्शन। और एक चीज ऑप्शन में हो सकती है जो कि आप नजरअंदाज कर सकते हो, ठीक है, एक होती है थॉर्न, है ना, स्टार फिश। थॉर्न स्टार फिश का क्राउन जो होता है वो भी एक मछली होती है, ठीक है, क्राउन फिश। ये कोरल को खा जाती है, कोरल को ही खाती है ये। और ये बड़े पैमाने पर कोरल को चक्करती जा रही है। तो ये भी ऑप्शन में होगा तो आपको कह रहे नहीं, मछलियां तो उसका घर होती हैं, मतलब मछलियों के लिए तो कोरल घर होता है, घर ही नहीं खाना भी होता है। इसी के साथ हम लोग आज का समाप्त करते हैं, है ना। और आप लोग जो है अभिषेक के बर्थडे में जाइए, पार्टी भी करिए, है ना। सर मनोज तो जाने वाला है, हाँ। सर आपने कुछ कहा था करंट अफेयर्स का देने के लिए। जो नेक्स्ट टास्क क्लास में पढ़ के आना है सर। कि नेक्स्ट क्लास में आप वो टॉपिक पढ़ करके आइए, है ना। सर तो पहले उससे, रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए, हाँ चलो इसको तो बंद कर थोड़ा देते हैं डिस्कस हम। कर लेते हैं सर इसको। हम्म, सर मेरा ये प्रपोजल था कि जैसे अभी पूरा चीज तो हम लोग पढ़ नहीं सकते सर, तो जो भी मंथली वाइज, जैसे भी मई से हम लोग शुरू किए हैं, तो उसके मतलब आगे का जो भी करंट अफेयर है सर, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो आप बता दीजिए, सारे सब्जेक्ट्स का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। बाकी हम लोग भी कुछ कुछ देख के आएंगे और डिस्कस करते रहेंगे ग्रुप में, जिस तरह से क्वेश्चन जीएस का होता है, हम्म, तो आपको भी पता हम्म, चलेगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। सही बात है, क्योंकि उतना पढ़ा पाना तो बहुत, है ना, पूरा तो खत्म नहीं किया जा सकता है। जैसे ये जो टॉपिक है बड़े टिपिकल टिपिकल टाइप के हैं, इनको जिनमें बुद्धि लगनी हो उनको हम समझाते चले, और हाँ सर। जिनको रटना हो, है ना, उनको आप लोग रट लो, है कि नहीं। जिसमें बुद्धि लगती हो, समझना हो, उसको मैं समझा दूंगा, है ना। क्योंकि सर जो भी मंथली मैगजीन है उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है सर, वो पूरे एक मंथ में नहीं कंप्लीट हो रहा है। और दूसरी हाँ चीज है हाँ कि तो अगर हम नेक्स्ट हम्म, मंथ का पढ़ेंगे तो फिर वो वाला भूल जाएंगे, रिवीजन भी हम्म, तो चाहिए। तो ऐसा सर, अगर हम्म, आप टॉपिक बता दीजिएगा तो हम लोग टॉपिक भी देख लेंगे, अगर मैगजीन में रहा तो ठीक है, तो इधर से नेट से देख के पढ़ लेंगे। ठीक है, हम बताते हैं, ठीक है। कल का काम, ठीक है कल सर। का काम पहले बताते हैं, ठीक है। ठीक उसके बाद अगले हफ्ते तक का काम दे देंगे फिर कल। ठीक है ठीक सर। है सर। सर चले।